Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQs series for JEE Main 2021. आज है डे 18 जिसमें हम केमिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका की नाम है थर्मोडायनेमिक्स, उसके कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा चैप्टर है और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में ही पढ़ना है तो समझ रहे हो ना, मजेदार होने वाला है कहानी, है ना. मतलब ये चैप्टर अगर आपको समझ में आएगा तो फिजिक्स में भी हेल्प होगा, मतलब दोनों म्यूचुअल है ना. ध्यान से अब चीजों को अच्छे से समझते हैं. थोड़ा सा ये चैप्टर होता है थोड़ा बड़ा, ढेर सारे बनते हैं फॉर्मूले, लोगों को लगता है यार अब क्या करूं मैं, इसमें फंस जाऊंगा, है ना. तो टेंशन मत लो, ये चैप्टर बड़ा है, वेटेज भी इसका ज्यादा है. जेईई मेन में कम से कम एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे और नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो ये लेक्चर नीट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज केमिस्ट्री नीट में भी आती है. जैसे कि हम सभी जानते हैं अभी तो डे 18 है तो हमें पता है कि ये जो सीरीज चल रही है उसमें केमिस्ट्री वाली सीरीज जो है वो जेईई मेन एज वेल एज नीट दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है. थर्मोडायनेमिक्स बड़ा चैप्टर है इसलिए हमने इसको 2 दिन में डिवाइड किया है. आज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और अगले दिन मींस डे 19 को हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री और साथ में बचे कुछ जो और कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम रह जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के वो भी कवर करेंगे. तो गाइज आर यू रेडी फॉर दिस लेक्चर? यस सर, यस सर. हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? हाई सर. लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा है ना क्वेश्चन होगा पहला. हर एक लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है. बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 166 है वो लिया गया है भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पे. इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है ना. क्लास में याद करो, मैंने बहुत अच्छे से प्यार से ट्रिक बताई थी कि इंटेंसिव, इंटेंसिव में वर्ड दिख रहा है इन से क्या हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव मतलब उसका अपोजिट मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. बात समझ में आता है? हाँ सर. तो अभी पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग यहां पे लिख लेना या फिर सही है सभी. आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी, पीएच एंड डेंसिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर. कौन कौन से इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं? तो ध्यान से देखना, समझना. बहुत ही प्यारी सी चीज बता रहा हूं, बहुत ही प्यारी सी चीज बता रहा हूं, प्यारी सी नहीं प्यारी सी, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास पे डिपेंड करता है. जैसे मास है, वॉल्यूम है, ठीक है, तुम्हारा रेजिस्टेंस है, हीट कैपेसिटी है. और थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से, थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं है ना, वेरिएबल्स जैसे अपना एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी है. उसके बाद आपका हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है. तो ये सब के सब डिपेंड करते हैं मास पे, ठीक है. समझाया हुआ है रेगुलर क्लास में कि कैसे करता है. साथ में एक चीज और बताता हूं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी. और एक चीज और है इंटेंसिव को फाइंड करने का कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा. जैसे मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास भी क्या है, मास भी क्या है, एक्सटेंसिव है. मास पे डिपेंड करता है भाई, मास खुद ही आ गया, अब क्या चाहिए तुम्हें, है ना, प्रभु खुद ही प्रकट हो गए. वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा. मान लो तुम्हारे पास सपोज दैट कि ऐसा मान लो कि 1 लीटर गैस है, ठीक है, और वही गैस अगर लेते हैं हम 50 ml, तो दोनों का मास डिफरेंट होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, ठीक है. तो वॉल्यूम में क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या आता है, इंटेंसिव. तो जैसे अगर हम डेंसिटी की बात कर ले, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या है, अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोल तो मास पे डिपेंड करता है, अपॉन वॉल्यूम. तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हो गया, है ना. तो कंसंट्रेशन क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. अच्छा, तो क्या H प्लस कंसंट्रेशन, भाई ये भी तो कंसंट्रेशन, ये क्या है, इंटेंसिव है. माइनस लॉग लगा दोगे तो भी क्या रहेगा, ये इंटेंसिव ही रहेगा, क्योंकि माइनस लॉग तो क्या है, मैथमेटिकल टर्म है ना. अच्छा, तो इसका मतलब पीएच भी क्या है, अपना इंटेंसिव आया. एंट्रोपी ना जी ना, ये तो क्या है, अपना एक्सटेंसिव है. बॉइलिंग पॉइंट सुना है वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. चाहे तुम 10 ग्राम वाटर को बॉयल करो, चाहे तुम है ना 10,000 किलो वाटर को बॉयल करो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा. मींस टेम्परेचर जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. बॉइलिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. मींस ये भी क्या है, अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मतलब 1
3 and 4, ये तीनों ही क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब अपना आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसके साथ ही कुछ और भी मैं बता देता हूं कि देखो हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वहीं अगर लिखा रहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मतलब होता है प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास। तो अभी तो मास को तो कांस्टेंट कर दिया ना, जैसे मास ले लिया 1 ग्राम, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। तो मास को जब फिक्स कर दिया तो क्या फिर मास पे डिपेंड करेगा कोई भी वेरिएबल? मास ही को तो फिक्स कर दिया ना। अब उसके एक सब्सटेंस लिया, उसका मान लो 1 ग्राम ले लिया, तो मास को ही हमने फिक्स कर दिया, और एक्सटेंसिव मतलब मास पे डिपेंड करना चाहिए। समझ में आ गया बात? तो स्पेसिफिक हीट हो या फिर तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी, मोल को हमने फिक्स कर दिया मतलब मास फिक्स कर दिया, तो मोलर हीट कैपेसिटी हो, ये क्या होगा, इंटेंसिव होगा। समझ में आता है कि नहीं समझ में आता? आता है। साथ में आप नोट्स रिवाइज कर लोगे कि जैसे अपना ईएमएफ जो होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ इधर लिखूंगा ना, ईएमएफ होगा या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर, समझ में आता है? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में जो आप पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स जो आप पढ़ रहे हो, है ना, क्या पढ़ रहे हो, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रेगुलर क्लास में वैसे भी पढ़ा है। नेक्स्ट, तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है व्हाट इज डेल्टा यू फॉर द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय फिगर। प्रोसेस क्या है, ध्यान से आप देख सकते हो, ग्राफ दिया है पी और वी के बीच में, एरो इधर लगा हुआ है, मतलब इनिशियल पॉइंट सपोज दैट इसको ए मान लेते तो ए होगा, और फाइनल पॉइंट इस प्रोसेस से क्या होगा, बी होगा। हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 100 किलो जूल। तो अपने को निकालना है डेल्टा यू, है ना, क्यू दिया है। ध्यान से देखना, जब भी आपको क्वेश्चन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, ये सबको रिलेट करना हो तो हमेशा एक बार आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जरूर सोचोगे। इसलिए यहां पे टॉपिक लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है कि जैसे यहां पे देखो वर्डिंग में क्या लिखा था कि हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 100 किलो जूल, तो यहां पे क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू होगी भाई प्लस 100 किलो जूल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यही लैंग्वेज अगर लिख देता कि हीट सप्लाइड, सॉरी हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 100 किलो जूल, तो आप क्यू की वैल्यू 100 किलो जूल नहीं यूज कर सकते थे। साइन कन्वेंशन आपको है ना लगाना पड़ेगा कि अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को तो इसका साइन प्लस होगा, हीट अगर सिस्टम रिलीज कर रहा है तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। अगर आप वर्क कर दे रहे हो सिस्टम पे, है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब यहां पे ध्यान से देख सकते हैं कि इनकमिंग क्या हो रहा है, ये है अपना सिस्टम, तो इनकमिंग का साइन क्या है, पॉजिटिव, आउटगोइंग का साइन क्या है, नेगेटिव, इन केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ क्यू तो अपने को पता है, अपने को डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू बेसिकली कैसे निकालोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो डेल्टा ई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ कुछ बुक उसी को डेल्टा यू लिखता है ना, तो टेंशन नहीं है कुछ। तो क्यू तो ऑलरेडी अपने को पता ही है, अगर हम किसी भी तरीके से डब्ल्यू को निकाल पाए तो क्या अपना डेल्टा ई नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। अब सवाल ये आता है सर कि हम डब्ल्यू निकालेंगे कैसे, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, साइन कन्वेंशन से हमने लिख लिया है तो उसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। तो देखो बेसिकली जब भी आपको पीवी ग्राफ दिया हुआ है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व, दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। कैसे होता है ये ऑलरेडी रेगुलर क्लास में करवाया गया है, और चूंकि ये क्रैश कोर्स नहीं है, ठीक है, वैसे क्रैश कोर्स में भी कोई नहीं बताएगा, है ना, फिर भी हमारा तो फिर भी न्यूमेरिकल के थ्रू सारी चीजें करा रहे हैं, तो आई होप कि आपको बेसिक्स आते होंगे, है ना। एरिया अंडर पीवी कर्व, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, जबकि वर्क का साइन नेगेटिव हो सकता है। साइन कैसे देखेंगे, साइन देखेंगे ग्राफ से एक्सपेंशन है कि कॉम्प्रेशन है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे गैस का, जैसे यहां पे सिलेंडर में क्या है, गैस रखा हुआ है, यहां मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, गैस रखा हुआ है। अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पिस्टन को ऊपर जाना है। पिस्टन ऊपर कैसे जाएगा, जब गैस इस पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे वर्क कौन कर रहा है, बाय द गैस है,
तो बाई द गैस मतलब क्या हो जाएगा, बाई द गैस वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसलिए हम लोग पढ़ते थे कि केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन की तो यहां पे वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। और अगर हम बात करें कॉम्प्रेशन की तो कॉम्प्रेशन कैसे हुआ, जब बाहर से कोई इस पिस्टन को प्रेस करेगा मतलब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा वो, और वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आई होप कि ये साइन आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड एरिया अंडर पीवी कर्व से निकाल सकते हो, और साइन आप है ना एरो देखो, जैसे यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियली वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब, फाइनली क्या हो गया 2 मीटर क्यूब। मतलब देखो ना पीवी ग्राफ है और एरो इस तरफ लगा है, मतलब आगे जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक है एक्सपेंशन का ग्राफ दिया हुआ है, क्लियर। हाँ, तो अगर हम यहां से वर्क डन लिखना चाहें वहां से तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर पीवी कर्व। अब यहां पे आपको आई होप कि आपको कर्व दिख रहा है सर, एरिया कितना, ये पूरा सैडेड एरिया जो मैं बोल रहा हूं है ना, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है तो वी एक्सिस तक पूरा एरिया लेंगे है ना, ये पूरा एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया अंडर पीबी कर्व हो जाएगा, बात क्लियर। हाँ सर, नाउ अब ध्यान समझना मेरी बात को, ये हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ए सी डी ई। सर स्क्वायर क्यों बोला, यहां पे देख लो 1 यूनिट, दिस इज व्हाट 1 यूनिट, ये क्या है 1 यूनिट, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये भी क्या है 1 यूनिट, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड अगर देखें तो ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो ये स्क्वायर जैसा है बिल्कुल, ठीक है। चलो अब अगर हम बात कर लेते हैं हाफ इंटू बेस है 1 यूनिट, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसकी, यूनिट की भी, मतलब ये यूनिट की बात करेंगे जो मीटर क्यू और बार दिया उसकी, थोड़ा भी ऐसे बस वैल्यू लिखो, हाफ इंटू वन और हाफ कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का अपना एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 है ना, तो ये हो गया 1। अब ये क्या आ गया 1.5, और इसका यूनिट क्या लिखोगे, ध्यान से देखो तो, एक तरफ ध्यान से देखना, एक तरफ यूनिट है मीटर क्यू और दूसरी तरफ इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, बार होगा, तो इसका यूनिट आएगा बार मीटर क्यू है ना, बार मीटर क्यू, ऐसा ही तो आएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया। अबे नहीं आया, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे थे तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यू है ना, इंटू हाइट क्या हो जाएगा 1 बार, ठीक है क्लियर। तो बार इंटू मीटर क्यू आया ना, तो वही मैंने लिखा है। अब देखो हमने देखा क्यू को, तो क्यू दिया हुआ है किलो जूल में, और वर्क डन अभी क्या आया है, मैग्नीट्यूड 1.5 बार मीटर क्यू आई है, तो लफड़ा हो गया। मैंने याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चंस करवाया था, तो बोला था कि केमिस्ट्री में 2 चैप्टर में यूनिट का लफड़ा होगा, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक थर्मोडायनेमिक्स में, थोड़ा पारंगत होना यूनिट में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे फिर उसको जूल में, एक चीज पढ़ा है कि 1 लीटर एटीएम जो होता है, एग्जैक्ट वैल्यू वैसे इसका होता है 101.3 जूल, 101.3 जूल, ये होता है 1 लीटर एटीएम की वैल्यू, क्लियर। हाँ, तो उसको लीटर एटीएम में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे, 1 बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, अप्रॉक्स 1 एटीएम के ही बराबर होता है ना, अपने न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं इसको। और 1 मीटर क्यू जो है ये क्या होता है 10⁻³ लीटर होता है, तो इसको अगर हम प्यार से लिखे तो ये हो जाएगा 1.5 एटीएम, और इंटू मीटर क्यू को आप क्या लिख दोगे 10⁻³ लीटर, तो ये क्या हो गया 1.5 इंटू 10⁻³, और एटीएम लीटर 1 एटीएम लीटर क्या होता है 101.3 जूल एग्जैक्टली होता है। लेकिन आप देखो कि आपको क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएगा तो दिया रहेगा कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 100 जूल, इतना यूज कर लो है ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो हम भी 100 यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हो गया जूल, ठीक है, इतना हो गया जूल, मतलब ये क्या आ गया 1.5 इंटू 10⁻5 जूल हो गया। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, डेल्टा ही कैलकुलेट करना है, क्यू कितना है 100 किलो जूल है, तो 100 और गुना क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू, बताओ साइन क्या आएगा, डब्ल्यू का साइन बताओ क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन है, मतलब क्या आएगा नेगेटिव आएगा, समझ में आया। हाँ, डायरेक्ट अगर 1.5 इंटू 10⁻5 यूज किए गलत, ठीक है। ये हो जाएगा -1.5 इंटू 10⁻5, ये भी जूल में ये भी जूल में, कोई टेंशन है नहीं, है क्या, नहीं है। तो ये अभी क्या हो गया 10⁻5, ये भी हो गया 1 - 1.5, ठीक है, इतना जूल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा माइनस ये क्या आ गया 0.5 इंटू 10⁻5 जूल है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू
10⁴ जूल, दिस इज माइनस। तो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई है। देख लो बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ आपको करा दिए हैं, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है? किसी कोई डाउट, परेशानी? देखो होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेसिकली? थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको सारे प्रोसेस के लिए अप्लाई करना आना चाहिए, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे आइसोबायरिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबेटिक हो, ठीक है? एक तो सेक्शन ये होता है। दूसरा सेक्शन होता है वर्क डन कैलकुलेशन, समझ रहे हो? फिर आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, तो उधर एंट्रोपी और गैस फ्री एनर्जी की बात करते हैं। तो यही 3-4 सेक्शन है जो अपने को पढ़ना है ना? वो सारे फॉर्मूले हॉट है, अपने को रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ध्यान से। क्या कहा जा रहा है? 2 मोल ऑफ जिंक इज डिजॉल्व्ड इन HCl। अच्छा, एट 25 डिग्री सेल्सियस द वर्क डन इन ओपन वेसल इज। देखो बेसिकली जब भी ओपन वेसल की बात करेगा तो रिएक्शन आप लिख लेना, Zn प्लस HCl, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ZnCl2, और साथ में क्या बनाएगा? H2 गैस बनेगा। आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना, वर्क डन हम क्या लिखते हैं? वर्क डन एक तो हम लिखते हैं भाई माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और फॉर आइडियल गैस पी डेल्टा वी को आप एनआर डेल्टा टी भी लिख सकते हो। चलो मैं एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? एनआर डेल्टा टी, हाँ या ना? ऑब्वियसली सर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली सर लिख सकते हैं। अच्छा, जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, टी एज इट इज रख दो, ठीक है? अब देखना है कि क्या भाई, देखो ध्यान से, Zn तो क्या होगा? सॉलिड होगा। HCl क्या होगा? यहां पे एक्वस होगा, ठीक है? ZnCl2 क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। तो जो भी अपना, देखो ध्यान समझना, वॉल्यूम चेंज होता है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैस, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की जो वॉल्यूम है विथ रेस्पेक्ट टू गैस नेग्लेजिबल होती है, इसलिए आप यहां जो n यूज करते हो वो किसका यूज करते हो? गैस का यूज करते हो। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस NRT के बराबर, NH2T के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है कि जब 2 मोल हमने जिंक को डिसॉल्व किया किसमें? HCl में, तो अगर ये 2 मोल है, देखो तो रिएक्शन बैलेंस है क्या? यहाँ पे 2 का बैलेंस है। तो अगर ये 2 मोल को हमने डिसॉल्व किया तो H2 कितना इवॉल्व होगा? ध्यान से देखो, अगर ये रिएक्शन बैलेंस से देख सकते हैं, अगर ये 1 मोल है ना डिसॉल्व होता है HCl में, तो H2 के कितने मोल्स बनेंगे? 1 मोल बनेंगे। तो 2 मोल Zn हमने डिसॉल्व किया है, तो मोल्स ऑफ H2 फॉर्म्ड, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -2, है ना? किलो जूल की बात करनी है तो आर की वैल्यू रख दो जूल वाले में, 8.314 है ना, इतना जूल हो गया। इनटू टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, हमेशा केल्विन में टेम्परेचर यूज करोगे। नाउ ये आया है जूल में, अपने बताना है किलो जूल में, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, किलो जूल आएगा आंसर, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब अपने को करना है कैलकुलेशन, है ना? कैसे करे सर कैलकुलेशन? एक काम करो, तुम इसको 300 मान लो, 300 गुना 2 क्या हो जाएगा? 6, और 6 × 48, उससे आएगा ज्यादा ही, है ना? तो इसका मतलब ये कुछ ऑप्शन बी आने वाला है, ध्यान से देख लो आप, ऑप्शन बी आने वाला है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 48 ना, ये आएगा आंसर, ठीक है? तो एक बार आप चेक कर लेना, मुझे लगता है फिर भी ऑप्शन बी ही आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऐसे करते कहानी कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आइडियल गैस के लिए पी डेल्टा वी को आप, है ना, एनआर डेल्टा टी से भी रिप्लेस कर सकते हो, और ओपन कंटेनर में जब रिएक्शन होता है तो पी डेल्टा बी को आप -n ऑफ गैस फॉर्म्ड इनटू आरटी लिख सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द रियल गैसेज रिएक्शन 2CO + O2 goes to 2CO2, डेल्टा H इक्वल टू -560 किलोजूल पर मोल। डेल्टा H अपने को दिया है, सबसे पहले आप डेटा लिख लो, डेल्टा H इज इक्वल टू -560 किलोजूल पर मोल नहीं है, सिर्फ इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ, ठीक है? इन 10 लीटर रिजिड वेसल, वाह, रिजिड कह दिया मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। इन 10 लीटर रिजिड वेसल एट 500 केल्विन, है ना, द इनिशियल प्रेशर इज 70 बार। इनिशियल प्रेशर क्या है? 70 बार है। एंड आफ्टर द रिएक्शन इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स 40 बार, है ना। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। तो आपसे क्या पूछा गया है? देखो इतना कुछ दिया और आपसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा ई पूछा है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट पे मैं बता सकता हूं कि 2010 से 2020 के बीच में देखें तो जेईई मेन में कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आए, कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आए, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में एक रिलेशन होता है। बेसिकली उसको दो तरीके से लिखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा
P इंटू वी, है ना। अब ये जो है वो फॉर्मूला चेंज कर सकता है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो V बाहर कर दो, डेल्टा P अंदर रह जाएगा, जो भी करना है, समझ गए तुम। और एक ये होता है कि जब आपको रिएक्शन पता हो और टेम्परेचर पता हो तो फिर डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। ये दो रिलेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब यूज करना आपको समझ में आ गया कि जब अपने को टेम्परेचर और रिएक्शन दिया रहेगा तो हम सेकंड वाला रिलेशन यूज कर देंगे, जब अपने को प्रेशर वेरिएशन में चेंज दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला रिलेशन यूज कर देंगे। ठीक है, अब हम ध्यान से समझते हैं, बहुत ज्यादा प्यार से। ठीक है, यहां पे अपने को निकालना है डेल्टा ई। चलो देखते हैं, डेल्टा एच दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चूंकि रिजिड वेसल बोला था तो ये क्या हो जाएगा, वी डेल्टा पी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो अब ये क्या लिख सकते हो, अपने को डेल्टा ई लिखना है तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस वी डेल्टा पी हो जाएगा। ठीक है, अब वी डेल्टा पी आप अलग से कैलकुलेट करना है, यूनिट जो है वो डेल्टा एच के इक्विवेलेंट ले आना, तब इधर पुट करना। तो वी कितना है, वी था अपना 10 लीटर और डेल्टा पी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 40 माइनस 70 मतलब क्या आया, -30 बार, है ना। और ये क्या था भाई, ये लीटर में था। तो 1 लीटर एटीएम क्या होता है, 100 जूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -300 और इंटू 100, इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। किलो जूल में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 जीरो हटा दो तो ये हो जाएगा -30 किलो जूल। दिस इज व्हाट, वी डेल्टा पी। डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच है -560 एंड माइनस वी डेल्टा पी क्या है, -30, है ना, इतना किलो जूल। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, -530 किलो जूल। ध्यान रखना, कैलकुलेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको सबको समझ में आ गया कि डेल्टा एच और डेल्टा ई वाली कहानी आपसे पूछी जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, है ना, सॉरी, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, चूंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा क्लास है कि 2021 के, चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो नीट का प्रिपरेशन हो, ऐसा क्लास शायद ही कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, रीजन क्या है, आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहो, सिलेक्शन आपका होगा इससे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक, जैसे बहुत सारी जगह भी ऐसी चली जा रही है कि मतलब क्रैश कोर्स है, करना क्या है भाई, 1 घंटा में 1 चैप्टर कराना है, तो वो क्या करते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन लेते हैं और उसको डिस्कस कर दिया। तो 5 से 6 क्वेश्चन में आपका कभी भी पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो सकता, तो इसलिए वो क्या है, आधा अधूरा फिर प्रिपरेशन हो गया। इसलिए हमने एक चैप्टर को 2 दिन में कवर करने का, है ना, ट्राई किया है, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम 45 डेज में खत्म कर देंगे इस कोर्स को। 15 फरवरी को आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका 5 मॉक टेस्ट होने वाला है। तो 15 फरवरी तक आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देंगे, जब हम एक चैप्टर को 2 दिन में पढ़ा रहे हैं तब भी। ठीक है, तो इसलिए क्रैश कोर्स नहीं, ये क्रैक कोर्स है। क्रैक, जेई मेन क्रैक करना है, लिखा हुआ था ना, टाइटल भी देखो क्या लिखा हुआ है, क्रैक जेई मेन 2021। दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स, दिस इज अ क्रैक कोर्स। क्लियर, हाँ। तो इसी तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे। चलो और डिटेल बताते हैं डेल्टा एच और डेल्टा ई का। डेल्टा एच इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब भी आपसे बोले, मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी पूछ रहा है। जब भी आपको बोल दिया कि हीट रिलीज्ड या हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा ई पूछ रहा है। डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको कि हम क्यूवी से डिनोट करते हैं। तो क्यूवी इज नथिंग बट डेल्टा ई, क्यूपी इज नथिंग बट डेल्टा एच। ठीक है, क्लियर है। तो उस हिसाब से देखें तो एक रिलेशन यहां पे क्या आ जाएगा कि क्यूपी दिस इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा NG/RT फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, जहां पे डेल्टा NG क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, वो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते थे। टेम्परेचर दिया हुआ था, यहां पे इस क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं देना चाहिए था, सॉरी ये चेंज हो जाएगा अभी, टेम्परेचर नहीं देना चाहिए था तो क्वेश्चन और हार्ड रहता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द, ये क्या है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, कंसिडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। हाँ ठीक है, समझ लिया कि 300 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन सब लोग देख लो, है ना, ये बेसिकली क्या है, बेंजीन का कंबसन है, C6H6 का O2 के साथ रिएक्शन है। डेल्टा एच इसके लिए दिया हुआ -3271 किलो जूल
व्हाट इज द डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1.5 मोल ऑफ बेंजीन। बेसिकली मुझे लगता है ये फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन नहीं होगा, चलो अभी सॉल्व करते हैं। अपने को क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। अपने को डेल्टा यू निकालना है 1.5 मोल ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपको दिया क्या है, डेल्टा एच दिया है। तो इसका मतलब कहानी आ गई डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन पे, डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन पे। तो बताओ यहां पे क्या हम प्रेशर वॉल्यूम वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसको यूज कर पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे। तो यहां पे हम यूज करेंगे डेल्टा एच, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहां पे डेल्टा एन जी आप रिएक्शन से निकालोगे। जैसे इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, डेल्टा एन जी हो जाएगा नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं 6 माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं 15/2, 15/2 तो 6 दूना 12, 12 माइनस 15 ये क्या आ जाएगा -3/2। सर डेल्टा एन जी निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब ध्यान समझो, तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये रिएक्शन है बेसिकली 1 मोल ऑफ बेंजीन के कंबशन का है ये रिएक्शन। एक चीज आप ध्यान देना कि जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हो तो आप रिएक्शन के लिए ही यूज कर रहे हो। मींस यहां से डेल्टा ई जो आएगा ना वो इस रिएक्शन के लिए आएगा। मींस क्या है, ये रिएक्शन बेसिकली क्या है 1 मोल बेंजीन का कंबशन है। तो यहां से जो आप निकालोगे डेल्टा ई वो आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको पूछा गया है 1.5 मोल ऑफ बेंजीन के लिए। तो अभी बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो 1 मोल का निकालोगे उसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर होगा। लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। जब हम v डेल्टा पी की बात करते हैं तो वो ओवरऑल का किया हुआ है, कहानी जो पूछा उसके लिए दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम यूज करते हैं ये वाला है ना डेल्टा एन जी आर टी, तो यहां पे देखो ना यार, अरे पी डेल्टा वी के जगह ही तो आप यूज कर रहे हो ये, तो डेल्टा एन जी आपने लिया है मतलब क्या है, सॉरी यार डेल्टा एन जी आपने लिया है मतलब क्या है, आपने इस रिएक्शन के लिए बात करी है सिर्फ। अब क्वेश्चन में कुछ और पूछ देगा तो थोड़ी सेम आंसर आप रिपोर्ट कर दोगे। तो ये रिएक्शन मतलब 1 मोल बेंजीन के लिए आप निकालोगे यहां से डेल्टा ई जो आएगा, ठीक है। आपसे पूछा 1.5 मोल के लिए, बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, निकाल दो अब तो क्या टेंशन है। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा डेल्टा एच माइनस सॉरी हाँ ठीक है डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा इधर रखो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच क्या है -3271 किलो जूल माइनस डेल्टा एन जी बताओ -3/2, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ तभी तो आएगा किलो जूल में। भाई जूल में होता है 8.314, किलो जूल में 10⁻³। टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस में, ये क्या होगा 300 केल्विन होगा। तो ये भी है किलो जूल में, ये भी है अपना किलो जूल में। तो ये आ जाएगा -3271 प्लस 3/2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 10⁻³ आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए, ठीक है। कहोगे तो जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वह वैदिक मैथ्स आता है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, वो मैं 1-2 क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है। 1-2 घंटे का वो लाइव सेशन रखेंगे यूट्यूब पे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो, ठीक है। और वैदिक मैथ्स उससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम कटछट करें यार मुझे फिर टाइम ही लग जाएगा, ऐसा करते हैं ना, ये किलो जूल में डेल्टा ई, यहाँ पे कुछ काम बन नहीं रहा है। जैसे इसको अगर मैं कट कर दूं तो अप्रॉक्स में क्या मान लूंगा, इसको मैं 4 से थोड़ा सा ज्यादा मान लूंगा। सपोज डेट मैं 4 मान के कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात फंस जाएगा क्योंकि 4906 और 4900 दिया है। अगर यही मान लो दिया होता 3800 और 4900 तो फिर मैं इस अप्रोक्सीमेशन से कर देता आंसर, जो कि एग्जाम में वैसे ही ऑप्शन दूर दूर वाले रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे करना होता, ठीक है, ऑप्शन से, जैसे ये दोनों ऑप्शन दूर रहते हैं ना, है ना, ये भी देखो पास पास है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहां पे ऑप्शन दूर दूर ही रहता है, तो वहां पे लग जाएगा। सपोज डेट आपने इसको सॉल्व किया, क्या आ गया भाई, ये x है ना किलो जूल आ गया। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा ई फॉर 1 मोल बेंजीन, है ना, 1 मोल बेंजीन, क्योंकि ये रिएक्शन के लिए आया है, रिएक्शन मींस 1 मोल बेंजीन के लिए है ना, 1 मोल बेंजीन का कंबशन के लिए। तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंसर अपना होगा 1.5 मोल के लिए पूछा है तो 1.5 इंटू एक्स इतना किलो जूल होगा, विद साइन लिखना है, जो साइन वहां पे आएगा वही साइन यहाँ पे। नेक्स्ट ये है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बच्चों को बहुत रुलाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस बच्चों को
बहुत ज्यादा रूल आता है, लेकिन है ये बहुत आसान। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि आपको ट्रेंड क्वेश्चन का पहले से पता होना चाहिए, और ये फिक्स है। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में 3 ही क्वेश्चन आते हैं। क्या सर झूठ बोल रहे हो आप? ढेर सारे आते हैं। अरे मैं बता रहा हूं 3 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे वर्क डन पूछ दिया, तीसरा क्वेश्चन आपसे एंथैल्पी पूछ दिया, हो गया। इसके अलावा क्या आता है मुझे बताओ, मैं भी थोड़ा जानूं। कुछ नहीं, यही होता है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, बहुत बढ़िया। मतलब यहां पे मोल्स ऑफ जो गैस लिया वो कितना है, 1 मोल है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है भाई ले लो ना 1 मोल, रोका किसने है ना। इज अलाउड टू एक्सपैंड, एक्सपैंड कराया गया रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें P एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इन द कंटेनर। ठीक है, P एक्सटर्नल का मतलब समझते हो, ये अपना कंटेनर, इधर है पिस्टन लगा हुआ, इधर से अगर कोई प्रेशर लगा रहा है एक्सटर्नल एजेंट तो इसको बोलेंगे P एक्सटर्नल। और चूंकि गैस है तो गैस भी तो क्या करेगा, पिस्टन में प्रेशर लगाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस। जब ये दोनों बराबर होता है तो होता है इक्विलिब्रियम, मतलब पिस्टन क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अगर P एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो कॉम्प्रेशन होगा, P एक्सटर्नल कम होगा मतलब प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, चलो तो एक्सपैंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबली मतलब ये पिस्टन बहुत ही स्लोली मूव करता है ना। तो अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप P एक्सटर्नल को क्या कर सकते हो, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, चलो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली फ्रॉम अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस इज 3 किलो जूल। तो हम क्या लिखेंगे, -3 किलो जूल, है ना। द फाइनल टेम्परेचर विल बी, तो अपने को T2 निकालना है, वो समझ में आया साइन कन्वेंशन। बाय द गैस है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, निगेटिव होगा वर्क डन। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में उल्टा होता है। वर्क डन का साइन देखो, फिजिक्स में केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट होता है वर्क डन। हीट का साइन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में सेम है। क्यू का साइन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम है। वर्क डन में लड़ाई हो गई थी, ठीक है, वो बेसिकली होता है रेफरेंस की बात होती है ना। चलो छोड़ो छोड़ो, जानने देते हैं। अब यहां पे निकाल लो यार, कुछ करना नहीं है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, फर्स्ट लॉ लिखो, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट ट्रांसफर 0, डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा आइडियल गैस बोला है तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई क्या होगा, एनसीबीएम डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1, है ना। दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नथिंग बट डब्ल्यू इज व्हाट, -3 किलो जूल, मतलब -3000 जूल। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या है, 1 है। सीबीएम कितना है, 20 जूल है, तो इसको किलो जूल में आप कन्वर्ट करोगे ना, क्योंकि नहीं जूल ही रखेंगे ना, उधर जूल कर ही दिया है। T2 आपको निकालना है, बहुत बढ़िया। T1 कितना, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो गया, 300 केल्विन। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू -3000। अब जूल बुल लिखने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ से यूनिट कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या आया, यहां से अपना आ गया, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 से इसको काट दो तो ये क्या हो जाए 150। ठीक है, तो यहां से आएगा अपना, कैलकुलेशन आप घर पे भी कर सकते थे, T2 माइनस 300 दिस इज इक्वल टू -150। तो यहां से T2 क्या आ जाएगा, यहां से आएगा T2 -150 और प्लस 300, इतना होगा केल्विन, चूंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में हम यूज ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा 150 केल्विन आएगा, तो ऑप्शन अपना क्या आएगा, सी आएगा। देख लो, समझ रहे हो। अब अगर गलती से भी आपने साइन इधर उधर किया होता तो ये एडिशन में आ गया होता, ऑप्शन बी ही है 450, गलत हो जाता। ठीक है, तो आई होप की चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। हाँ, अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस में चलो ये बात हो ही गई है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला भी याद करा देता हूं। जब भी हम एडियाबेटिक में रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन लिखते हैं, सिर्फ एडियाबेटिक में, तो क्या होता है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन क्या होता है, गामा -1। गामा आपको पता है क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, CPM अपॉन CVM। ठीक है, नाउ आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखना 2019 में पूछे गए, 2019 जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। क्या कहा जा रहा है,
द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, बहुत बढ़िया, इज 75.6 जूल पर मोल केल्विन, मतलब ये मोलर हीट कैपेसिटी दिया है, पर मोल दिया था, मोलर हीट कैपेसिटी है। वाइल द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मीन जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, है ना, तो की बात हो रही है, फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, है ना, ऑफ आइस इज 6 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइस क्यूब्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इच कंटेनिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर नीडेड टू कूल। यहां पर क्या पूछ रहा है कि एक आइस क्यूब जो होगा उसमें वाटर कितना है, ये जो आइस क्यूब है कितना ग्राम वाटर ये है इसमें, 9 ग्राम है, ठीक है, हाँ, नीडेड टू कूल 500 ग्राम ऑफ लिक्विड, एक मान लो कि लिक्विड है, कितना है ये 500 ग्राम है ना, लिक्विड वाटर है, बेसिकली लिक्विड वाटर है ये, ठीक है, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये अभी क्या है 20 डिग्री सेल्सियस पे इसको कूल कर देना है, इसको कूल कर देना है कि कहां ले आना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आना है, ठीक है, हाँ, रखना तो लिक्विड ही है, बस कूलिंग करनी है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब इसके लिए हमें चाहिए कि भाई कितना नंबर ऑफ आइस क्यूब चाहिए अपने को। बेसिकली ये 20 डिग्री सेल्सियस से अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको कूल करना है तो इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, हीट रिलीज करना पड़ेगा, हीट रिलीज करना पड़ेगा। कितना हीट ये रिलीज करेगा देख लेते हैं कि हीट रिलीज्ड बाय लिक्विड वाटर फॉर कूलिंग, बाय लिक्विड वाटर क्या होगा, ध्यान समझना, 500 ग्राम है, देखो हीट कैपेसिटी जो है वाटर का इतना जूल मोल मतलब पर मोल पर केल्विन है, ठीक है। आपने वो कितना केल्विन टेम्परेचर चेंज करना है, 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाना है, मतलब 20 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर लगता है गलती से लिख दिए हैं, सर को तो लिखना चाहिए था 20 डिग्री सेल्सियस। अबे जब भी आप डिफरेंस लेते हो टेम्परेचर का ना, तो चाहे आप केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो 20 केल्विन से चेंज करना है। चलो, तो ये पर मोल दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें 500 ग्राम वाटर करना है, तो 500 ग्राम वाटर में मोल निकाल लो, तो 500 अपॉन 18 इतना मोल हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से, एक केल्विन के लिए क्या चाहिए, एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए मतलब कितना हीट रिलीज होगा, फिर 75.6 जूल हीट रिलीज होगा। अपने को तो 20 से चेंज करना है, तो इतना जूल हीट क्या होगा, रिलीज होगा। बात समझ में आता है। और ये जो हीट रिलीज होगा उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, आइस एब्जॉर्ब करेगा, और वो क्या हो जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि n नंबर ऑफ आइस क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब दिस मच ऑफ हीट, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं, अगर हमने n लिया है क्यूब, तो ध्यान से देखते हैं भाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, ध्यान से देखते हैं, 6 किलो जूल पर मोल है, 6 किलो जूल पर मोल है। तो देखो ध्यान से, एक क्यूब का जो मास है वो 9 ग्राम है, तो अगर मैं जैसे n तो ले लिया क्यूब, और एक क्यूब में मोल्स बताओ वाटर के, तो 9 अपन क्या हो जाएगा 18, है ना। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, 6 किलो जूल पर मोल, तो ये हो इतने तो मोल्स हो गए ना भाई, एक क्यूब में हाफ मोल्स, n क्यूब में n इंटू 9 अपॉन 18 मोल्स हो गए, ठीक है। और भाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, 6 किलो जूल पर मोल है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 6000 जूल हो गया, ठीक है। तो इतना क्या करेगा भाई, n क्यूब अगर रिक्वायर्ड होगा इतने एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो एक्चुअल में क्यूब जो है वो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि बराबर होगा 500 अपॉन 18 इंटू 75.6 इंटू 20। भाई यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से आप n को सॉल्व करना, कुछ आएगा 14 के बराबर, है ना। क्लास में बहुत बार ये करा है तो याद भी है। चलो क्लियर है, समझ में आए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। नेक्स्ट, आई होप कि आप खुद भी कर सकते हो। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स पे ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अ साइक्लिक प्रोसेस ABCD सोन इन PV डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस बल्ला बल्ला बल्ला, है ना। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट सेम प्रोसेस, इन चारों में कौन सा है जिसको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जिंदगी में कुछ नहीं आना चाहिए, एक चीज को छोड़कर कि जब भी आइडियल गैस बोल दिया जाए तो PV = nRT ग्राफ्स में लगाना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ PV = nRT का यूज करो। PV = nRT, सर यूज कर लिया। सबसे पहले सारे प्रोसेस को पहचान के रख दो। AB प्रोसेस, सर AB प्रोसेस कैसा बताओ। AB प्रोसेस, AB जो है ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ बना है वो पैरेलल टू V एक्सिस है। मींस AB के लिए देखें तो प्रेशर का सिंगल वैल्यू है, मतलब AB क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। AB क्या है, एक आइसोबारिक प्रोसेस। देखो ग्राफ से कैसे प्रोसेस को पहचानते हैं, समझ में आया क्या।
हर एक पॉइंट पे चले जाओ ए बी प्रोसेस के, प्रेशर क्या होगा, एक ही ये वाला वैल्यू रखेगा हमेशा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम बीसी की बात कर लेते हैं, बीसी की बात कर लेते हैं, तो बीसी अगर देखें तो पीवी में जो ये ग्राफ है हाइपरबोला टाइप का दिख रहा है। अब हाइपरबोलिक ग्राफ पीवी में तो एडियाबेटिक प्रोसेस का भी होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस का भी होता है। कुछ नहीं बोला जाए तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो इसका मतलब बीसी क्या हो गया, बीसी अपना हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक चीज ग्राफ कन्वर्जन में जो इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपका प्रोसेस लिखना जरूरी नहीं है, साथ में आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन है कि कॉम्प्रेशन है। तो अगर हम ए बी को ध्यान से देखें तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या है, आइसोबारिक एक्सपेंशन है। अगर बीसी की बात करें तो बी से जब सी की तरफ आ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, सीडी की बात कर लेते हैं। सीडी के लिए अगर हम देखें ध्यान से तो ये क्या है भाई, पैरेलल टू पी एक्सिस है, और ध्यान से देखें तो क्या है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे देखो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो सीडी क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब बताना ये आइसोकोरिक एक्सपेंशन की कॉम्प्रेशन, आइसोकोरिक एक्सपेंशन की कॉम्प्रेशन, कुछ लोग बोलेंगे हाँ कॉम्प्रेशन है, एरो नीचे लगा। अबे पगले, जब आइसोकोरिक ही हो गया तो कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन कैसे बोलोगे यार, आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम ना, जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम चेंज ही नहीं कर रहा है तो काहे का एक्सपेंशन, काहे का कॉम्प्रेशन। तो यहां पे बेसिकली हीटिंग आती है। देखो पीबी इक्वल टू एनआरटी में वही तो मजा है यार जिंदगी के, मोल्स तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, आर कांस्टेंट रहेंगे, और वॉल्यूम को भी मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रेशर। देखो नीचे आएंगे तो एरो चूंकि ऐसे लगा हुआ था तो नीचे आने पे प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज। तो प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज। मींस ये क्या है, कूलिंग है। आइसोकोरिक में या तो कूलिंग होगी या तो हीटिंग होगी, तो ये क्या है, कूलिंग है। क्लियर, हाँ सर। नेक्स्ट में बात करते हैं डी से ए। तो डी से ए क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और कॉम्प्रेशन है। ठीक है, बीसी का जस्ट उल्टा है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। समझ में आया। तो सबसे पहले देखो मैंने एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन में मैं 1000 कहानी बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको ग्राफ कन्वर्जन करना हो तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, सिंपल सा एक कहानी करना है कि सारे प्रोसेस को डिटेल में पहचान लेना है। अब बनाओ ग्राफ, वीटी का ही तो ग्राफ बनाना है सब में, तो हम खुद से बना लेते हैं। हम चारों ऑप्शन क्यों चेक करेंगे, खुद से ही बना लेते हैं ना। कहां पे बना लो, कहीं भी बना लो सर, आपकी मर्जी है। चलो मैं यहां पे बना लेता हूं। ठीक है, हाँ। तो इधर हमने ले लिया है वी, वाई एक्सिस पे लिया, और टी किधर लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है। तो अभी अगर हम बनाते हैं ग्राफ, ध्यान से देखना, ए बी क्या है, आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट की तो कोई एक्सिस ही नहीं दिख रहा है, तो क्या यूज करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, क्या यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एन आर टी यूज करेंगे। ठीक है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, एनआर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना। बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब क्या होगा कि देखो तो यार वी और टी में जब ग्राफ बनाओगे तो वी क्या होगा, एनआर अपॉन पी इंटू टी नहीं होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स की ग्राफ आएगी ये। ठीक है, तो मतलब ये हो गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ध्यान से देखना, चूंकि ये एक्सपेंशन है, इसका मतलब जब वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो कांस्टेंट है भाई, स्लोप है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये y इक्वल टू एम एक्स की लाइन है, मतलब कुछ इस तरीके से ओरिजिन से पास होता हुआ दिखना चाहिए। ओरिजिन से सीधा शुरू नहीं हुआ, क्योंकि 0 केल्विन पे गैस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है। कैसा, स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब ये तीनों ही हो सकते, ये तो नहीं हो सकता, पहले ही भागो ये। ठीक है, ये हो गया कौन सा, ए बी। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो एरो किधर लिखोगे, इधर, ए से बी। अब एरो में देखो तो ये नहीं होगा, इधर एरो दिया है, ये नहीं होगा, सीधा आंसर मारेंगे सी। आया, आया, अरे मजा आया नहीं आया। देखो कैसे होता, ऑप्शन दिया रहा तो पूरा ग्राफ भी बनाना नहीं है। मैं क्या बोला, ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या किया मैंने, पीवी इक्वल टू एनआरटी, कुछ नहीं समझ में आया, पीवी इक्वल टू एनआरटी चिपका दो। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, आइसोबारिक का मतलब तो यही होता है। तो अब V और T में जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, V को रखा है y एक्सिस पे और T को रखा है x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू mx की लाइन आनी चाहिए। चूंकि ए बी क्या था, एक्सपेंशन था, मतलब वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो एरो लिखेंगे ना, ए से बी जब लिखेंगे तो एरो किधर दोगे, जिधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइट साइड में जाने पर बढ़ रहा है, इसलिए एरो अपवर्ड दिया था। क्लियर। अब देखा तो यार, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट,
ये कैंसिल नहीं हुआ, ए वाला है अभी, ठीक है। बी नहीं होगा, है ना। सी देखते हैं हुआ कि नहीं होगा, एक मिनट यार रुक जाना, ये तो सी डी था, ये तो सी डी था, बी तो नहीं होगा क्योंकि ए बी में नीचे एरो दिया हुआ है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ ए बी नहीं होगा, ए बी ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि वीटी का ग्राफ ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्लियर। हाँ सर, इसका मतलब ऑप्शन सी होगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो बाकी का आप चेक कर लेना बना के, ऐसा ही आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये है अपना क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, वर्क डन पे क्वेश्चन, वर्क डन पे क्वेश्चन, ध्यान से। व्हाट इज द नेट वर्क डन इन कैलोरीज ऑन 1 मोल ऑफ, ये एफ नहीं है, ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय 1 to 4 इन द वीटी ग्राफ, इन द वीटी ग्राफ। अब यहां पे ध्यान से देखो, एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको वर्क डन पूछा जा रहा है 1 2 3 4 इस प्रोसेस में। कोई भी बच्चा अगर गलती से एरिया अंडर कर्व निकाल दिया हमें कॉपी करते हुए और आंसर कर दिया, तो उसका आंसर सरासर किसी ऑप्शन से मैच भी नहीं करेगा, और मैच कर भी किया तो गलत होगा, ठीक है। रीजन क्या है, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ये क्या दिया, वीटी कर्व दिया है, समझ रहे हो। तो यहां पे ऐसा नहीं कि एरिया ले लिया हो गया वर्क डन, नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, सारे प्रोसेस को पहचानना पड़ेगा और सारे प्रोसेस का वर्क डन ऐड कर दो तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। जैसे अगर हम 1 से 2 की बात करते हैं तो 1 से 2 में क्या रहा है, टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, तो 1 से 2 में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, तो 1 से 2 अपना क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब यहां पे एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो वर्क डन निकालना है, हमें कौन सा ग्राफ बनाना है दोबारा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर बात करें, अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि वर्क डन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल, इस पर भी डिपेंड करता है। एक चीज बता रहा हूं कि जब भी किसी प्रोसेस का ग्राफ बन जाए तो वो हमेशा रिवर्सिबल होगा। जब भी किसी प्रोसेस का ग्राफ बन जाए तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बहुत 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 ज्यादा स्लो होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। तो जो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट है तो कभी आप ग्राफ बना पाओगे उसका, आपके पास इतना टाइम होगा कि पॉइंट 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 है ना चेंज देखे, पर्टिकुलर इंटरवल पे चेंज देखे, नहीं, वो तो फटाक से हो जाएगा प्रोसेस। तो इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस ग्राफ बन ही नहीं पाता है। तो जब भी आपको ग्राफ दिया रहे क्वेश्चन में, मतलब वो प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 1 2 जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। और प्यार से अगर देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन होगा, चलो वो तो बात की बात है। तो W जो रिवर्सिबल होता है आइसोथर्मल में, ये क्या होता है, माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखते हो, प्रेशर के टर्म में यहां पे क्या आता था, P1 अपॉन P2 आता था, क्लियर। हाँ सर, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 मोल लिया है, R अभी एज इट इज रहने दो। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर देखो 1 से 2 के प्रोसेस में टेम्परेचर यही वाला है 300 केल्विन, तो ये होगा 300 ln V2 बताओ, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, ये क्या है 20 लीटर, V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम मतलब 1 पॉइंट वाला वॉल्यूम 10, ठीक है। ये हो गया खत्म। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -300 R ln2, ये क्या है अपना W1 से 2 आया, क्लियर क्लियर। किसी कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब 2 से 3 को पहचानते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में बताऊंगा आपको 1000 कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज, ठीक है। इसलिए ये वीडियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, सब लोग ये इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि व्यूज कम आ रहे हैं तो इसलिए बोल रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं है, नया चैनल है अपना, है ना, इतना फास्टेस्ट ऐसा तो है नहीं कि हमारे चैनल पे जो है वो हैं 2-4 लाख बच्चे अभी हैं तो व्यूज कम आ रहे हैं मतलब वीडियो में दोस्त है, वो तो चीज है नहीं। एक्चुअल में एक तो चैनल नया, दूसरी बात क्या है कि इस टाइप का कंटेंट देखना लोग पसंद नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन जिस कंटेंट से होता है उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालना ही पड़ेगा, जिसमें कि हमें मजा नहीं आता है। तो ज्यादातर लोग होते हैं मजे लेने वाले, मैंने एक बताया ऑलरेडी, मैक्सिमम 1 लाख बच्चे हैं जो जेई मेन क्वालिफाई कर सकते हैं। सर हमारे देश में तो 1.5 लाख करते हैं, वो तो कर जाते हैं ना, वो तो इंडिया का ऐसा सिस्टम है। अदरवाइज डिजर्विंग कैंडिडेट सिर्फ 1 लाख है जो जेई मेन क्वालिफाई करने लायक है, ठीक है। तो आपका कंपटीशन उतने से ही होता है, 9 लाख से नहीं होता। बाकी लोग तो बोर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, बाद में क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है हमसे हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं, क्रैश कोर्स एक धोखा है, ऑलरेडी मैं बताया हुआ तुम्हें,
ठीक है, चलो W12 इज दिस मच, W(2-3) प्रोसेस अगर हम 2-3 को अगर हम पहचाने तो ये क्या है, देखो तो VT का ग्राफ पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन है या स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पहचानना है PV इक्वल टू NRT लगा दो, V और T y इक्वल टू mx, बाकी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो ऐसा हुआ, मतलब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब ये क्या है 2 से 3 जो है वो क्या अपना आइसोबारिक प्रोसेस, ये कैसा है आइसोबारिक प्रोसेस है। अगेन ये क्या है रिवर्सिबल, ही है आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, जो ग्राफ बना हुआ है। आइसोबारिक प्रोसेस में जब भी आपको वर्क डन लिखना हो तो आप क्या लिखते हो, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, किसी भी प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हो, ये माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने इतने ही प्यार से आपको पढ़ाया था कि किसी भी प्रोसेस का, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो चाहे वो एडियाबेटिक हो, कुछ भी हो, अगर हम पीवी वर्क डन लिखते तो यही लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। फर्क क्या होता है कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर हो जाता है, मतलब फिर हम प्रेशर को एनआरटी PV इक्वल टू NRT वाले से लिख सकते हैं, है ना, और इरिवर्सिबल में P एक्सटर्नल को हम PV इक्वल टू NRT से नहीं लिख सकते, ये फर्क होता है बस, ठीक है। नाउ आइसोबारिक है तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, कोई टेंशन ही नहीं है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा कितना है वो तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो एक चीज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है अपना माइनस पी डेल्टा वी है, तो क्या हम इसको आइडियल गैस के लिए क्या हम पी डेल्टा वी को NR डेल्टा टी भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व हुआ क्वेश्चन, n की वैल्यू क्या है 1 है, r की वैल्यू क्या है, r अभी एज इट इज रहने देते हैं, फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और डेल्टा टी बताओ 2 से 3 में क्या हो जाए 600 माइनस 300, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आएगा 300 केल्विन, तो ये क्या आ गया माइनस 300 r के बराबर आ गया, क्या आया ये W2 से 3 आ गया, 2 का आ गया, बहुत बढ़िया बात है। 3 से 4 निकाल लो, जगह नहीं बचा है, चलो इधर मैं लिख देता हूं, टेंशन क्या है, सीखना है अपने को, है ना, सीखना है। W3 से 4 की बात करें, 3 से 4 देखो तो आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई, ये जो 1 से 2 था ना उसका उल्टा, ये भी आइसोथर्मल ये भी आइसोथर्मल, फर्क था कि 1 से 2 एक्सपेंशन था, 3 से 4 क्या है कॉम्प्रेशन, सिंपल। देखते हैं 3 से 4 के लिए अगर निकाले तो W रिवर्सिबल ये क्या हो जाएगा माइनस NRT ln V2 अपॉन V1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 R अभी रहने देते हैं, टेम्परेचर क्या है 600 है ना केल्विन, ln V2 क्या हो जाएगा 4th पॉइंट का, तो ये 10 हो जाएगा, अपॉन V1 क्या है ये 3rd पॉइंट, 3 से 4 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 40, इसको आप कर दो कैंसल, ये क्या हो जाएगा माइनस R इंटू 600, और इसको आप क्या लिख सकते हो ln 4 का पावर -1 आगे आ जाए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 600 R ln 4 को भी आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 सामने बाहर आ जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 1200 R ln 2। तो ध्यान से देखो ये कॉम्प्रेशन था, अपने आप पता चल गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, ln 2 नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव है नहीं, W रिवर्सल देखो ये क्या है नेगेटिव आया, ठीक है। तो अब देखो W 4 से 1 की बात करते हैं, W 4 से 1 की बात करते हैं, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं अपने क्लास में वर्क डन की, वो चूंकि PV वर्क डन होता है, PV वर्क डन होता है, इसी की हम बात करते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहां पे भी हम PV वर्क डन की बात करें, 4 से 1 में आए तो डेल्टा V 0 है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में PV वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अभी टोटल वर्क डन क्या हो गया, टोटल वर्क डन अगर हम देखें तो 1 से 2 में क्या हुआ था, 1 से 2 में हुआ था अपना माइनस 300 R ln 2 प्लस W2 to 3 बताओ क्या था, माइनस 300 R था, माइनस 300 R था, ठीक है। W3 से 4 बताओ, तो ये सर था प्लस 600 नहीं 1200 ही लिख दो, 1200 R ln 2 था, है ना, और तुम्हारा 4th वाला का तो क्या था 0 था। ln 2 क्या लिख सकते हो, log 2 आपको पता है क्या, ln मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है log बेस e, तो ln को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2.303 log बेस 10, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ln 2 लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो 2.303 और log बेस 10 2, log बेस 10 2 की अगर बात करें तो log 2 क्या होता है 0.3010, तो अभी आप यूज कर लेना और इसको आप आंसर निकाल देना, जो आपका आंसर आएगा वही है ना फाइनल आंसर होना है, ये सिंपल, ठीक है। बता दूं
174 का आंसर आएगा सी। ठीक है, सी। अगर, चलो एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, अगर इसी, ध्यान समझना, इसी केस में अगर आपसे पूछ दिया जाता, क्या पूछ दिया जाता कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ कितना है, इसी क्वेश्चन में बोलते 0। क्यों? ये साइक्लिक प्रोसेस है, देखो 1 से शुरू किया था और 1 पे ही पहुंच गया, तो साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन है सब का चेंज 0 हो जाएगा। देखो हीट और वर्क, याद रखना पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, कि जो अपना हीट और वर्क है, मतलब Q और W, हीट एंड वर्क है ना, ये सिर्फ क्या है, पाथ फंक्शन है। ये सिर्फ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में पाथ फंक्शन है। बाकी चाहे एंट्रोपी हो, गिव्स फ्री एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, है ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्लास में और डिटेल में कराया हुआ है। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कि डेल्टा यू बताओ, 0। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, यार ये तो क्या करूं मैं इसमें, ये भाई यहीं पे रह गया। देखते हैं, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, जिसका कि सीवी दिया हुआ है, ठीक है, was compressed adiabatically against constant pressure of 2 atm। बहुत बढ़िया बात, constant pressure of 2 atm which was initially at 350 Kelvin and 1 atm pressure। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली कहानी क्या हो रहा है कि इनिशियल प्रेशर क्या था, 1 atm था, और इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 350 केल्विन था इनिशियल टेम्परेचर, है ना। तो इसको क्या किया गया, कॉम्प्रेस किया गया है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 atm, है ना। तो बोला है कि द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज इक्वल टू। ठीक है, चलो, क्या इस चीज को मैं टीच इन्फिनिटी पे लेके जाता हूं, क्योंकि यहां तो जगह नहीं मिल रही मुझे। P1 P2 T1 CV दिया हुआ है, अपने को वर्क डन पूछा है, P1 P2, ओके, हाँ यहां आ जा। बेसिकली क्या क्या दिया हुआ था, अपने को दिया था P1, कलर चेंज कर लूं थोड़ा, अपने को दिया हुआ था P1 क्या था, 1 atm था, है ना। P2 क्या था अपना, 2 atm था। ठीक है, टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर शायद 350 केल्विन था, है ना। और अपने से क्या पूछा था, वर्क डन पूछा था। CV क्या था, 5/2R था, है ना। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं चीजों को, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। 2 मोल्स दिया था आइडियल गैस का, ठीक है, सही है, सही है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है अपना 2 है, अपने से वर्क डन पूछा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जब जिंदगी में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, डेल्टा ई क्या है, Q प्लस W है। एडियाबेटिक प्रोसेस ये खत्म, ये क्या है, खत्म, बात ही खत्म, इसकी हटा ही दो। तो W अभी किसके बराबर हो जाएगा, W अभी बराबर हो जाएगा डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। डेल्टा ई को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ई को आप लिख सकते हो NCV डेल्टा T, लेकिन काम नहीं बनेगा यहां से, क्योंकि आपको डेल्टा टी कहां आएगा, मतलब डेल्टा टी मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1, ये तो सिर्फ T1 दिया है। एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, चूंकि बोला था क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन को आप प्यार से पढ़ोगे, देखो कैसे इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस की पहचान करते हैं क्वेश्चन को देखकर, ध्यान से मैं बता रहा हूं। जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया रहे, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। क्लियर, हाँ। तो यहां पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो हम वर्क डन लिखते हैं, ध्यान समझो, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा ई वर्क डन क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या लिखते हो, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहले ये कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस में आता था, लेकिन 2019 और 2020 को देखते हुए, उनके पेपर को देखते हुए मुझे लगता है अब ये कॉन्सेप्ट जेईई मेन में आ सकता है विद नो टेंशन। डेल्टा ई फॉर आइडियल गैस आप क्या लिखोगे, इसको NCBM डेल्टा टी लिखोगे, माइनस पी एक्सटर्नल। अब ध्यान से देखना, पी एक्सटर्नल हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा प्रेशर, यहां पे 2 वैल्यू दी है, P1 और P2। तो अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का आपका नहीं, मतलब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, आपका एक्सपेंशन तो अभी नहीं होगा, 30-40 साल में होगा, ठीक है। गैस का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब कि इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, मतलब पी एक्सटर्नल क्या होगा, कम होगा। पी एक्सटर्नल शुड बी लेस देन प्रेशर ऑफ गैस, तभी तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। मतलब इन दिनों में जो कम वाला प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल, मतलब ये अपना क्या है, पी एक्सटर्नल के बराबर।
ठीक है। हाँ, नाउ अगर हम बात करें V2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं nRT2 अपॉन P2, है ना। और V1 को क्या लिख सकते हैं nRT1 अपॉन P1, यहां से आप nR कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा माइनस nR P एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। मैं क्या करना क्या चाहता हूं, अगर मुझे ये चीज निकालनी है तो मुझे T2 आनी चाहिए, तो काम हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, इस क्वेश्चन में चूंकि कॉम्प्रेशन बोला था ना, कॉम्प्रेशन बोला है, तो इसका मतलब अपना P एक्सटर्नल क्या होगा, P एक्सटर्नल अपना ये होगा अपना P एक्सटर्नल। क्लियर। हाँ, अभी अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अपना माइनस n की वैल्यू 2 r P एक्सटर्नल कितना 2 ATM, T2 नहीं पता, P2 क्या है अपना 2 ATM है, माइनस T1 कितना है 350 केल्विन अपॉन P1 कितना है 1 ATM, एंड दिस विल बी इक्वल टू n की वैल्यू 2, CBM ऑलरेडी दी हुई है, ये क्या है 5/2 r है, और T2 माइनस 350। समझ में आया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। r से r कहां कैंसिल हो रहा है, यहां पे तो नहीं हो रहा ना, 5/2 r हो तो रहा है, 5/2 r से ये r भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैंने घिचपिच कर दिया क्या इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो हुआ ये हो जाएगा, ये होगा 5 T2 माइनस 350, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 T2 अपॉन 2 माइनस 350, यहां से आप T2 निकाल देना, T2 अगर आपका आ जाए तो क्या डेल्टा E इज इक्वल टू W है, आइडियल गैस के लिए क्या था NCVM, डेल्टा T था, दिस इज योर W, ठीक है। N की वैल्यू 2, CV की वैल्यू क्या है 5/2 R है, डेल्टा T क्या हो जाएगा T2 माइनस 350 हो जाएगा, T2 निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, है ना। ऑप्शन चूंकि हमें किस में बताने थे, बताओ, वर्क डन हमको बताना था किसमें, R में ही, तो R की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जब देखो कॉम्प्रेस बोला तो कौन सा P एक्सटर्नल ज्यादा वाला, ठीक है, इन दोनों गिवन वैल्यूज में। ये एक्सपैंड बोलता तो फिर P एक्सटर्नल 1 ATM हो जाता, ठीक है। हाँ, तो आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट ये अपने को बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन, ये है अपना गिब्स फ्री एनर्जी, गिल्स नहीं होगा गिब्स होगा, GIBBS, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन, A गैस प्लस B गैस गोज टू C गैस, डेल्टा E दिया है, डेल्टा S दिया है, वैल्यू ऑफ डेल्टा G बताना है। देखो भैया कुछ नहीं बोला, कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन होगा, डेल्टा G क्या हो गया डेल्टा H माइनस T डेल्टा S कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आप देखो यहाँ पे डेल्टा S दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, किसी भी तरीके से आप डेल्टा H निकाल दो, काम बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस क्या होगा यहाँ पर बताओ, रिएक्शन दिया टेम्परेचर दिया डेल्टा NG RT, ठीक है। तो यहां से डेल्टा H लिखो, ये क्या हो जाएगा -3 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा NG बताओ 1 - 2, ये क्या होगा -1, R की वैल्यू कैलोरी में होती है 2, चूंकि हमें लिखनी है क्या किलो कैलोरी में, तो -3 मल्टीप्लाई कर दो और टेम्परेचर क्या हो गया 300, है ना, केल्विन -3, और ये क्या हो जाएगा 3 दूना 600, और 600 और गुना 10 का पावर -3, ये क्या हो गया 0.6, ये भी क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा -3.6, है ना। किस में आ गया ये था किलो कैलोरी में, और उसके बाद हाँ ये आया किलो कैलोरी में, है ना, -3.6 किलो कैलोरी, ये अभी आया डेल्टा H, इसको वहां चिपका दो। डेल्टा H क्या है अपना -3.6 किलो कैलोरी, इसको आप लिखोगे कैलोरी में, क्यों लिखोगे अभी आपको समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर 300, डेल्टा H चूंकि क्या दिया था कैलोरी में दिया था, इसलिए तो ये क्या हो गया -10 किलो कैलोरी, सॉरी कैलोरी पर केल्विन, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अभी अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 10, ये खत्म, ये आ गया -3600, और ये क्या हो जाए माइनस प्लस 3000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना -600 किलो कैलोरी। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा ए। समझ आया, देखो आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कहा जा रहा है, द एंट्रोपी चेंज व्हेन 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, एंट्रोपी में इंपॉर्टेंट है, मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम 200 to 300 डिग्री सेल्सियस रिवर्सिबली एंड
कोरिकली, आइसोकोरिकली मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे है कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, और T1 क्या है तुम्हारा 200 डिग्री सेल्सियस मतलब 200 प्लस 273, ये क्या हो जाएगा 473 केल्विन, ध्यान से देखना। और T2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 300 केल्विन मतलब 300 और 273, ये क्या हो गया 573 केल्विन। ठीक है, जब भी आप बोलते हो एंट्रोपी चेंज मींस डेल्टा एस, तो डेल्टा एस का होता है फॉर्मूला, ये होता है NR V2 अपॉन V1 प्लस N CV LN CBM है ना, LN T2 अपॉन T1 CB मान ये, या फिर अगर आपको क्या है यहाँ पे मतलब प्रेशर के टर्म में लिखना हो तो यही किसके बराबर होता है NR LN, ये क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2 है ना, और प्लस N CPM LN T2 अपॉन T1, ये दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कौन सा यूज करेंगे, वॉल्यूम वाला यूज करेंगे, तो सेकंड वाला फॉर्मूला मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब ध्यान समझो, चूंकि आइसोकोरिकली है मतलब V1 V2 बराबर है, V1 V2 बराबर है, तो ये रेशियो 1 LN 1 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब इस केस में जो डेल्टा एस होगा ये क्या होगा सॉरी NCBM LN T2 अपॉन T1, N की वैल्यू कितनी है 2 है, CBM कैसे निकालोगे, CBM तो दिया ही नहीं है, मोनो एटॉमिक गैस, याद करो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था, बहुत प्यार से पढ़ाया था, इतना प्यार से कि जितना प्यार से फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं, मैंने भी फिजिक्स पढ़ाया ऑलरेडी, अभी छोड़ दिया है। ठीक है, दुनिया जालिम है, बात ही नहीं मानती भाई, ये केमिस्ट्री से पढ़ा बंदा फिजिक्स कैसे पढ़ा लेगा, तो छोड़ दिया, फिर मैंने भी कहा जाने दो, है ना, क्यों मनाना दुनिया को, बाद में कभी मौका मिलेगा तो दोबारा करेंगे, है ना, छोड़ेंगे तो नहीं, बिकॉज फिजिक्स इज, क्या बोले यार फिजिक्स के बारे में, मजा आ जाता है। CBM कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला बताया था बहुत सारे लोगों को कि मोनो एटॉमिक गैस लिया, देखो CB का फॉर्मूला होता है, CB का फॉर्मूला होता है RF/2, जहां पे F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3 होगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करके ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या कर सकता है मतलब एसोसिएट कर सकता है, उसमें तो देखो मोनो एटॉमिक है ना, रोटेशन नहीं होगा, और रोटेशन तो बॉन्ड के अबाउट होता है, नहीं होगा, वाइब्रेशनल भी नहीं होगा, वाइब्रेशनल भी क्या होनी चाहिए, से एटम्स जुड़े हुए तब वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, क्लियर, तो CB क्या होगा RF/2 होगा, सिंपल फॉर्मूला, मोनो एटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, तो इसके लिए CB क्या हो गया 3R/2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा CBM हो गया, ये CBM ही है, CBM मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं CBM, ये हो जाएगा 3R/2 LN। T2 बोलो, T2 बोलो, T2 अपना क्या है, कोई 300-200 मत रख देना, यहाँ रेशियो है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं है टेम्परेचर का, T2 हो जाएगा 573 डिवाइडेड बाई 473। अब ये चीज आपको एग्जाम में दिया रहेगा है ना, या फिर यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये गया, ये हो जाएगा 3R LN 573 अपॉन 473, ऑप्शन सी। क्लियर, हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट ध्यान से देखो, अब एक दो क्वेश्चन और है जो कर लेंगे। What can be concluded about the value of delta H and delta S from this graph? बहुत बढ़िया, देखते हैं ना क्या है कहानी इसकी। अगर हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ है, डेल्टा जी क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर हम प्यार से देखें तो डेल्टा जी वेरिएबल है वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर क्या है वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे, है ना, तो इसको और अच्छे से सजा के लिखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू, है ना, माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा एस इंटू टी प्लस डेल्टा एच, ऐसा लिख सकते हो। क्यों लिखा है ऐसा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा स्लोप m, और ये हो जाएगा इंटरसेप्ट c, है ना, ये हो जाएगा अपना इंटरसेप्ट c। इंटरसेप्ट c साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है पॉजिटिव है, मींस डेल्टा एस तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, हाँ, नाउ अगर हम बात करें डेल्टा एस का साइन बताओ, तो स्लोप देखो क्या है यहाँ पे निगेटिव है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो स्लोप क्या है निगेटिव है, मींस माइनस डेल्टा एस क्या है नेगेटिव है, तो डेल्टा एस क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ऑप्शन ए। क्लियर, हाँ, नेक्स्ट आज के क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान समझेंगे, क्या कहा जा रहा है, अ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 y2 एंड x/3 आर दिस मच, है ना, फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच इज दिस मच, क्या कह रहा है, टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर विल बी। जब भी आपको बोले कि इक्विलिब्रियम है स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, डेल्टा जी 0 होना चाहिए, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। जब कुछ नहीं बोला रहे तो कांस्टेंट प्रेशर मान के फॉर्मूला लगा देना है,
तो अपने को टेम्परेचर ये क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस होगा। डेल्टा एच ऑलरेडी दिया है, डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, याद करो मैंने एक बताया था रिएक्शन, जैसे अल्फा ए है प्लस बीटा बी है, ये बना रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी, और सारे ही है ना यहाँ पे मतलब स्पीसीज के, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सबके अगर स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी आपको दिया हुआ है, तो चूंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एंट्रोपी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन दिस इज एस, है ना, एस नॉट लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड मतलब एस नॉट, है ना, तो समेशन ऑफ एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट, ये होता था डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? नाउ हम समझते हैं थोड़ा प्यार से, ये क्या होता था, गामा इंटू एस नॉट सी प्लस डेल्टा इंटू एस नॉट डी, ये हो गया प्रोडक्ट की एंट्रोपी, माइनस अल्फा इंटू एस नॉट ए प्लस बीटा इंटू एस नॉट बी, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट की। ऐसे ही लिखते थे, याद आया कि नहीं आया, बोलो याद आ गया होगा, क्लियर, याद आ गया होगा। अब फॉर्मूला रिवाइज कर लेना ही। सिमिलरली स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कैसे लिखते हैं रिएक्शन से, ये भी रिवाइज कर लेना साइमल्टेनियसली, ठीक है, नोट्स चेक करो तुम। चलो, तो इस रिएक्शन का अगर मुझे डेल्टा एस नॉट लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस नॉट ऑफ एक्स बाई थ्री, ठीक है, चूंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, ठीक है, एस नॉट ऑफ एक्स बाई थ्री, है ना, और माइनस हाफ इंटू एस नॉट ऑफ एक्स टू, है ना, और प्लस, या फिर ऐसा करते हैं ना, एक ही स्टेप में सॉल्व करते हैं, माइनस 3/2 एस नॉट ऑफ बाई टू, एस नॉट एक्स बाई थ्री, ध्यान से देखना सीक्वेंस में ही दिया है, तो 50 जूल हो जाएगा पर केल्विन पर मोल, तो ये हो गया 50, देखो दिया है ना, पर मोल, मोलर एंट्रोपी दी है 50 माइनस, वो हमेशा ही मोलर ही दिया रहेगा, हाफ इंटू x2 का, x2 पहले लिखा है, इसके पहले वाली वैल्यू यूज करो, 60 माइनस 3/2 बीच वाली वैल्यू यूज करो, 40। ये अगर देखें तो ये है अपना 30 और ये क्या है 20, क्या हो गया ये 50 माइनस 30 और 20 गुना 3 करोगे, ये क्या हो गया 60 और 3 90, ठीक है, तो ये क्या आ गया -40, यूनिट देखो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो दिस इज योर वर्ड डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन, है ना। अभी कोई टेंशन नहीं है, कहां गया वो, इधर। डेल्टा एच नॉट बताओ कितना दिया है, डेल्टा एच नॉट दिया है -30 किलो जूल, जूल में अगर कन्वर्ट करें तो इतना हो जाएगा, और डेल्टा एच नॉट कितना है -40 जूल है, ठीक है, माइनस हटाओ, इससे ये हटा दो, ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100, तो 25 तिया 75 से 750 केल्विन, दिस इज योर आंसर। क्लियर? ऐसे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द टेम्परेचर अबव या फिर बिलो विच द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, तो बस क्या करते हैं वहां पे डेल्टा जी जीरो नहीं करते, डेल्टा जी लेस देन जीरो कर देते, डेल्टा जी लेस देन जीरो कर देते, और कहां नहीं कर देते। तो ये है इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे पूछे गए, तो आई होप कि आज आपको मजा आया होगा, हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे, लगभग सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले तो सारे रिवाइज हो गए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है कि रिवर्सल इरिवर्सल का वर्क डन कंपेयर करना, तो वो मैं एज अ थियरी जब कल मतलब जब हम थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लेंगे, साथ में अभी भी और भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन बचे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, वो कर लेंगे, उसके बाद मैं 10 मिनट में उसको करवा दूंगा, ठीक है, जो वो भी बहुत आता है, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स एकदम पक्का हो जाएगा अपना, कोई टेंशन नहीं इसके बाद, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।